हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष चौधरी फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक साइंस की क्लास के साथ। और साइंस के अंदर हम जनरल साइंस के अंदर हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में, और कोशिका का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखो दूसरा चैप्टर हम जब मैं कोशिका आपको पढ़ा रहा था उससे पहले बताया था कि कोशिका के बाद में कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं, और उत्तक के बाद में क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मैं आपके स्किप नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नहीं। एक बार क्यों नहीं पढ़ेंगे वो अभी मैं समझाता हूं। देखो, जो उत्तक वाला चैप्टर है, और उत्तक से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंग से क्या बनता है, तंत्र बनता है, यानी अंग तंत्र बनता है। अब जब आप तंत्र पढ़ोगे ना तो आपका ये ऑर्गन वाला सिस्टम भी हो जाएगा और ये उत्तक वाला कवर हो जाएगा। यानी आपको अलग से दोनों चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अभी चालू करूंगा, पाचन तंत्र स्टार्ट करूंगा, तो पाचन तंत्र के अंदर शामिल होने वाले सारे अंग आप पढ़ोगे। तो चाहे आप अंगों को अलग से पढ़ लो या फिर सिस्टम में पढ़ लो, एक ही बात है। और जो टिश्यू वाला पार्ट है वो अलग से आपके दे नहीं रखा है सिलेबस में, और अगर दे भी रखा है तो वो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है कुछ टिश्यूज के, वो ही आपको पढ़ने हैं। समझ में आ गई बात? तो हम ज्यादा टाइम ना खराब करने से अच्छा है हम डायरेक्ट क्या याद कर लें, तंत्र कर लें, क्योंकि तंत्र में भी हमें पढ़ना तो क्या है, अंगों को ही पढ़ना है। तो अंग चाहे अलग से पढ़ लो चाहे तंत्र में पढ़ लो भाई, एक एक आपके लाठी से दो चीजें हो रही हैं, है ना, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसा ही ऑप्शन लेंगे हम। तो आज हम ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑर्गन सिस्टम के अंदर पहला सिस्टम, आप सबसे पहले जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए भैया, खाना ही चाहिए। तो खाने से स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या हेडिंग लगाओगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये होता क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाते हो, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, पाचन क्या होता है भैया, पाचन क्या होता है, खाने को पचाना क्या होता है, पाचन होता है। आज तक यही रटते हैं, बोलो भैया यही रटते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, चलो आज से हमें रटना नहीं है। देखो इसमें दो वर्ड निकल रहे हैं बेटा, क्या वर्ड निकल रहे हैं, एक तो निकल रहा है पाचन, एक तो क्या निकल रहा है, पाचन, और एक निकल रहा है तंत्र। दो वर्ड है। और तंत्र की डेफिनेशन में आपको सीधा सीधा बता दूं कि ग्रुप ऑफ क्या होता है, ऑर्गन्स होता है। यानी हिंदी में बोलो तो क्या बोल दूं, अंगों का समूह। ठीक है, तंत्र की परिभाषा तो आपको कहीं पे भी आपको तंत्र पढ़ना है बायोलॉजी के अंदर तो आप सीधा सीधा पढ़ोगे, अंगों का समूह क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। अंगों का समूह क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। समझ में आ गई बात? चलो आगे भी है इतनी बात। तो तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम। और पाचन का मतलब होता है डाइजेशन। तो पाचन तंत्र की सीधी सीधी डेफिनेशन तो यही दे दोगे आप कि ऐसे अंगों का समूह जो पाचन में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं, पाचन तंत्र कहलाते हैं, है ना। पहली डेफिनेशन तो यही दे दोगे कि जो अंगों का समूह है पाचन में सहायक होता है वही क्या है, पाचन तंत्र है। ठीक है भैया, समझ में आ गई। लेकिन पाचन तो बताओ कि पाचन क्या है, आज तक रटते ही आए हैं। देखो ये कोई आपका फूड पार्टिकल है, ये आपका क्या है, फूड पार्टिकल, और इसको आपने खाया, आपने इसको क्या किया, खाया, यानी इनहेल किया। ठीक है, और खाकर इसको चबाकर क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ये आपकी क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल। खाने का क्या है, ये जटिल रूप है। और ये क्या है, आपका सरल रूप है। कैसा रूप है, सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो भैया यहीं पे खत्म हो गया पाचन। आज तक यही पढ़ते हैं कि खाने को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो उन कॉपी किताबों को आप बेच सकते हो रद्दी में, वो जिसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है वो किसी काम की नहीं है आपके कंपटीशन में। आपको बेटा पता होना चाहिए, खाना हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए नहीं खाते भाई। मुंह ये इस काम के लिए नहीं बचा है कि बस
बड़ा टुकड़ा लिया और उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, मिक्सर ग्राइंडर से फोड़ लो। फिर मुंह की क्या जरूरत है ना, पूरे सिस्टम की क्या जरूरत है हमारी बॉडी के अंदर, क्यों वजन लेके घूम रहे हैं हम, इन दांतों का, इन जीभ का, इस पेट का क्यों वजन लेके घूम रहे हैं। तो जब ये सरल रूप में टूटता है ना, तो सरल रूप में टूटने के बाद में हमें क्या देता है, ये ऊर्जा देता है। बस जब तक ये वर्ड आप काम में नहीं लोगे तब तक आपका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि खाने का जटिल रूप से सरल रूप में टूटकर ऊर्जा प्रदान करना क्या कहलाता है बेटा, पाचन कहलाता है। अरे आई क्या बात समझ में, खाने का जटिल रूप से टूटकर सरल रूप में परिवर्तित होकर मानव शरीर को या किसी भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और इस पाचन में सहायक अंगों का समूह क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है किसी को डाउट, अरे है क्या, परिभाषा में किसी को डाउट है? तो चैप्टर का बेसिक्स पार्ट क्या हो गया, बेसिक पार्ट ये हो गया कि खाने का जटिल रूप में सरल रूप में टूटना और टूटकर ऊर्जा प्रदान करना, और जो भी इस काम में शामिल होंगे, जो भी ऑर्गन, जो भी अंग इस काम में शामिल होंगे, उन अंगों का समूह क्या कहला देगा, आपका पाचन तंत्र कहला देगा। है किसी को डाउट? तो पाचन की परिभाषा आज के बाद में कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा, ठीक है, कि पाचन क्या भैया, खाने का छोटे रूप में टूटना पाचन है, नहीं। जब तक आप इससे एनर्जी नहीं लोगे, जब तक इससे ऊर्जा नहीं बनाओगे, तब तक पाचन आपका कंप्लीट नहीं होता है ना। ठीक है, टाइम पास के लिए तो कोई नहीं खाता होगा भाई, टाइम पास के लिए कौन खाता है खाना, कोई नहीं खाता। उसको क्या चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तभी तो हम खाना खाते हैं। और एनर्जी किससे मिलती है, जिस प्रोसेस से मिलती है वो क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। डेफिनेशन समझ में आ गई, चलो आगे देखते हैं मानव शरीर के बारे में। ह्यूमन बॉडी का आपका पाचन ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मानव में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमंस। और जब ह्यूमंस का पढ़ लेंगे तो लगभग जीव जंतुओं का क्या आ जाएगा, पाचन आ जाएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, पादपों में भी पाचन हम पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ वो अलग बात है। देखो पहले मोटे वाला कवर कर लेते हैं, हम मोटा मोटा जो पार्ट है वो कवर कर लेते हैं। मानव में पाचन क्या होता है, अब देखो हम क्या खाते हैं भैया, खाना खाते हैं। आपके खाने में क्या क्या होता है, अब कोई आके बोलेगा भैया मैं तो रोटी खाता हूँ, कोई बोलता है मैं चावल खाता हूँ, ठीक है, कोई बोलता है मैं तो दाल भी खाता हूँ, कोई बोलता है मैं तो सब्जी भी खाता हूँ, एक आएगा भैया मैं तो खिचड़ी खा के आया हूँ। तो ये आपके खाने में तो कुछ भी खा सकते हो आप, है ना, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है। बर्गर पिज्जा भी खाते हैं लोग, है ना, हाँ। लेकिन हमें खाने के अंदर क्या क्या चाहिए वो जरूरी है, और उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन डाइट या संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। तो हम खाने में क्या खाते हैं, हमारे शरीर के लिए कैसा खाना होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, और इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक है भैया, समझ में आ गई कि बैलेंस डाइट खानी चाहिए। अब बैलेंस डाइट भैया हमें कैसे पता इसमें बैलेंस डाइट है, तो खाना खाते समय आपके खाने में ये जो भी मैं कंपोनेंट्स लिख रहा हूं ये होने चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए भैया, और क्या होना चाहिए, आपकी प्रोटीन होनी चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, आपका वसा होना चाहिए, चौथा आपका क्या होना चाहिए, आपकी विटामिन होनी चाहिए, ठीक है, पांचवा आपका क्या होना चाहिए, खनिज लवण होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, सॉरी खाने के अंदर, और छठा आपका वाटर यानी जल होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके फूड के अंदर होनी चाहिए जो आप डेली डाइट ले रहे हो, ठीक है। अच्छा इंग्लिश वाले लिख लेंगे इसको, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं, ठीक है, इसको प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, वसा को लिपिड बोल दो या फैट बोल दो, बट मैं लिपिड आपको सजेस्ट करूंगा कि लिपिड वर्ड यूज में लो वसा के लिए, ठीक है। विटामिन का विटामिन्स वाइटामिन्स बोल दो, बस एंसेंट में फर्क आता है ना। इसको विटामिन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश वाले वाइटामिन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइटामिन्स। ये मिनरल्स हो गए आपके, और ये जल को तो आप जानते हो, वाटर।
तो आपकी बैलेंस डाइट में ये होने चाहिए। जब तक ये आपकी खाने में नहीं है तब तक आपका क्या नहीं हो सकता, बैलेंस डाइट नहीं हो सकता। अब पता नहीं आप क्या खाते होंगे क्या नहीं खाते होंगे, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि आप संतुलित आहार ही खाते हैं। और एक मनुष्य क्या खाना चाहता है, संतुलित आहार ही खाना चाहता है। और संतुलित आहार अगर खाएगा तो वो सारी चीजें खाएगा, और ये सारी चीजें खाएगा तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इनको भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब देखो एक छोटा सा मजे की बात बताता हूं आपको। तोड़ना कितना ही है, इन तीन को ही है। तोड़ना किनको है, इन तीन को। ये कहने का मतलब पाचन किनका होगा, ओनली पाचन ओनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही होगा। पाचन किस किस का होगा, ओनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही ओनली क्या होगा, पाचन होगा हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो फिर भैया ये कहां पे गए, देखो विटामिन है, खनिज है, जल का तो क्या ही पाचन करोगे, जल तो क्या है, जैसे अंदर अवशोषित होता है अपने, ठीक है। विटामिन और खनिज लवण क्या होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में काम में ले जाते हैं। क्या होते हैं ये, बहुत ही कम मात्रा में काम में लिए जाते हैं, और इनका जो आकार है वो बहुत क्या होता है, छोटा होता है ना। ये तो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो क्या होते हैं, बड़े आकार में होते हैं, ठीक है। लेकिन विटामिन और खनिज लवण क्या होते हैं, पहले से स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। दूसरी बात, ट्रेस अमाउंट में लिया जाता है इनको, ट्रेस का मतलब अल्प मात्रा में, ठीक है। इनका पाचन नहीं होता है, ये डायरेक्ट अवशोषित होते हैं। और जब आपने अभी तक पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, 10वीं क्लास तक की साइंस पढ़ रहे हैं तो पढ़ा ही होगा कि खनिज लवणों और जल और विटामिन का अवशोषण कौन करती है, बड़ी आंत करती है। कौन करती है बेटा, बड़ी आंतें करती है। समझ में आ गई बात, अरे आई कि नहीं आई। चलो ये था हमारे, तो हमें किसका पाचन पढ़ना है, मेनली हमें पाचन पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट का, हमें पाचन पढ़ना है प्रोटीन का, हमें पाचन पढ़ना है वसा का, ठीक है। और इन तीनों को पचाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स, यानी कुछ हमारी बॉडी के अंदर कुछ अंग बने हुए हैं, और उन अंगों का समूह क्या कहला देगा, पाचन तंत्र कहला देगा। बताओ किसी को डाइट है, डाउट है क्या। चलो, संतुलित आहार बैलेंस डाइट के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। इन सारी चीजों में से तीन का क्या होगा, पाचन होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि निम्न में से किसका पाचन नहीं होता, तो तीन ऑप्शन तो ये दे देगा, एक विटामिन दे देगा, है ना। तीन ऑप्शन ऊपर वाले दे देगा, एक खनिज लवण दे देगा। या फिर ऐसे कर देगा कि निम्न में से किसका पाचन होता है, तो पाचन तीन ऑप्शन नीचे वाले दे देगा और एक ऊपर वाला दे देगा, ठीक है। तो इन छह में से तीन का तो पाचन होता है और तीन का पाचन नहीं होता। तो इनकी आगे लिख दोगे, इनका पाचन पाचन नहीं, सीधा क्या होता है, अवशोषण होता है। डायरेक्ट एब्जॉर्ब किए जाते हैं, डायरेक्ट क्या किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, न कि पाचन होता है इनका, ठीक है। तो मानव में पाचन का पहला ये बैलेंस डाइट वाला फॉर्मेट आप बनाओगे, फटाफट बनाओगे, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैं सीधा सा क्वेश्चन पूछूं, अब खाने में किसका पाचन करोगे, तो खाने में आपका आंसर होना चाहिए कि भैया हम खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करेंगे। बस इन तीन को पचाना है हमने। पाचन तंत्र में किसको बचाना है, बस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को ही बचाना है बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जब मनुष्य के अंदर हम पाचन पढ़ते हैं, ठीक है, और मनुष्य के अंदर पाचन पढ़ते हैं, तो मनुष्य का पाचन कहां से स्टार्ट होता है। आपको मैं सिंपल ही पूछूंगी, आप खाना कहां से खाते हो, तो भैया हम खाना रोटी तोड़ते हैं, है ना, ऐसे गिन के नहीं लेते। मेरे को पता है कई लोग तो ऐसे चिण के लेते हैं, और चिण के लेते पहले रोटी आई सीधी मुंह में, सबसे पहले खाना कहां आएगा, मुंह में। तो एक नाड़ बनती है और उस नाड़ को बोलते हैं आहार नाड़, एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल होती है, और ये क्या करती है, ये बेटा कुल को होती है, वो होती है आपकी 9 से 10 मीटर की, यानी लगभग 30 फीट। अब कहीं यहां माथा पकड़ेंगे कि भैया हमारी हाइट ही 5 फीट की है 30 फीट की तो आपने हार नाड़ बना दी। तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आगे समझाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि 6 मीटर लंबी तो आपकी छोटी आंत होती है। तो 6 मीटर तो क्या होती है आपकी, ओनली छोटी आंत होती है, और वो क्या रहती है, से सर्पिलाकार में क्या होती है, एक जगह सिकुड़ी हुई रहती है।
इसलिए 9 से 10 मीटर लंबी होती है क्या, आहार नाल। अब इस आहार नाल के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं जिससे हमारा खाना चलता है। देखो कैसे होती है। पहला आपका खाना जाएगा सबसे पहले मुख या मुख गुहा में, यहीं जाता है सबसे पहले खाना, ठीक है भैया यहीं जाता है। उसके बाद में खाना जाएगा, वो जाएगा आपका ग्रास नली में, ठीक है बोले, ठीक है भैया। तीसरा आपका खाना जाएगा, देखो एक तो आहार नाल है एक ग्रास नाल है, इन दोनों में डिफरेंस आप समझना, ठीक है। तीसरा पार्ट है यानी तीसरा भाग है, वो जाएगा आपका सीधा किसमें, आमाशय में, ठीक है। चौथा भाग है आपका, ठीक है, वो भाग है आपका छोटी आंत, एक होती है आपकी बड़ी आंत, फिर आपका खाना जाता है, वो जाता है आपका गुदा द्वार या मलाशय बोल दो उसको, ठीक है। हाँ, और मलाशय से ये कहाँ चला जाता है, आपका गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। ये किसके भाग है, ये आहार नाल के भाग है, किसके भाग है, आहार नाल के भाग है। इंग्लिश में लिख दोगे, मुख गुहा को क्या बोलते हैं, माउथ केविटी, ठीक है। ग्रास नली को बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है। आमाशय को बोलते हैं स्टोमक, या इसको बोलते हैं एब्डोमन केविटी, उदर गुहा, ठीक है। छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। बड़ी आंत को बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। मलाशय को बोलते हैं रेक्टम, और गुदा द्वार को बोलते हैं आपका एनाल या एनस। समझ में आ गई बात कि खाना कहां से चलेगा, मुख से चलेगा, मुख से फिर कहां आएगा, ग्रास नली से, ग्रास नली के बाद में आमाशय, आमाशय से कहां आएगा, छोटी आंत, छोटी आंत से कहां आएगा, बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय से में स्टोर होगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में हम गुदा द्वारा इसको उत्सर्जित कर देते हैं। आए की बात समझ में। चलो अब बोले भैया मुख में ऐसी क्या चीज है जो उसको पचाती है, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो पचाने का काम करेंगी एक ग्रंथि होती है, बहिस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां। और आपको मैं यहीं पे लॉजिक बता देता हूं कि जहां जहां पाचन होता है वहां वहां बहिस्रावी ग्रंथि होगी। और बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथियों में यही अंतर है कि बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम का क्या करती है, श्रावण करती है। हम आपका जब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे यानी ग्लैंड सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार के लिए आप इतना ही याद रख लो कि ऐसी ग्रंथियां जो पाचन में सहायक होती हैं या ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम का निर्माण करती हैं, सारी की सारी कौन सी ग्रंथियां कहलाती है, बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। समझ में आ गई क्या बात, अरे आई क्या, आगे भैया। इसको बहिस्रावी को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखो जहां जहां पाचन होगा वहां वहां बहिस्रावी ग्रंथि अपना एंजाइम छोड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे देखो रेड मार्क से टिक लगा रहा हूं, है ना, रेड मार्क से टिक लगा रहा हूं, और वहां वहां क्या होगी आपकी पाचन होगा। एक तो यहां पाचन होता है, एक यहां पाचन होता है, एक यहां पाचन होता है। पाचन कितनी जगह होगा, 3 जगह होगा। पाचन कितनी जगह होगा, 3 जगह होगा। कौन कौन सी जगह, मुख में होगा, उसके बाद में आमाशय में होगा, उसके बाद में छोटी आंत में होगा। 3 जगह क्या होता है, पूरी आहार नाल में 3 जगह पाचन होगा अपने शरीर में। तो 3 जगह पाचन होगा, वहां पे 3 जगह क्या होंगी, ग्रंथियां भी होंगी। तो 3 ग्रंथियां कौन कौन सी होंगी, पहले जो मुख में होती है उसको बोलते हैं लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि। फिर जो आपका यहाँ पे क्या होती है, 9 ग्लैंड होती है, यानी कोई ग्लैंड नहीं होती, यानी कोई ग्रंथि नहीं होती जहां ग्रास नली है वहां पे। तीसरा पॉइंट है आमाशय, और आमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है, तो जठर ग्रंथि होती है, ठीक है। उसके बाद में छोटी आंत में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक तो होती है आपकी लीवर
यानी यकृत, और एक होती है अग्नाशय ग्रंथि। एक तो होती है लीवर, एक होती है पेंक्रियाज। ठीक है, जठर ग्रंथि को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, लार ग्रंथि को बोलते हैं स्लेवरी ग्लैंड। समझ में आ गई बात? तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ना है वो देख लो। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है वो देख लो। हमें मुख के अंदर, मुख तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब मुख के अंदर क्या क्या होता है? मुख के अंदर भैया एक तो होती है टंग यानी जीभ, एक होता है दांत, इन दोनों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में एक लार ग्रंथि पढ़नी है। मुंह का काम खत्म। मुंह से खाना किस में जाएगा? ग्रास नली। ग्रास नली एक प्रकार की नली होती है जो खाने को मुंह से कहां पहुंचाती है? पेट में पहुंचाती है। बस इतना ही काम है। ठीक है, फिर खाना आएगा पेट के अंदर यानी आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि इसका क्या करेगी? पाचन करेगी। तो हमें आमाशय के अंदर क्या पढ़ना है? जठर ग्रंथि पढ़नी है। किसी को डाउट है कुछ? फिर ये खाना आमाशय में कुछ पच के, कुछ अनपचा खाना किस में आएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत किसकी सहायता से? लीवर और अग्नाशय ग्रंथि की सहायता से क्या कर देगी? खाने को पूरी तरह पचा देगी। ठीक है, और पूरी तरह पचा के किसको सौंप देगी? बड़ी आंत को। और बड़ी आंत इसका क्या कर लेगी? अवशोषण कर लेगी। समझ में आ गई क्या? खाने का अवशोषण छोटी आंत में होता है, पानी और खनिज लवणों का अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में किसी प्रकार का क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता। ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। फिर खाना, जो अवशिष्ट खाना बचा है, जो न तो पच सकता है ना किसी काम के है, वो कहां आएगा? मलाशय के अंदर आएगा। और मलाशय के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। आखिर कुछ टाइम बाद में हम उसको किस गुदा द्वारा क्या कर देंगे? उत्सर्जित कर देंगे। अरे किसी को कोई डाउट है क्या? चलो, कहने का मतलब मलाशय और गुदा द्वार है, ये क्या कर रहे हैं? उत्सर्जन में सहायक है। किसमें सहायक है? उत्सर्जन में। तो हम इसको उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। मलाशय और गुदा द्वार को किस में पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। हमें कहां तक पढ़ना है? बड़ी आंत तक पढ़ना है। पाचन तंत्र में कहां तक पढ़ना है? बड़ी आंत तक ही पढ़ना है। किसी को डाउट है? चलो, आहार नाड़ कितने मीटर की होती है? 9 से 10 मीटर की होती है, यानी कि भैया 30 फीट की समथिंग होती है। ठीक है, उसके बाद में इसके कौन कौन से अंग होते हैं? इसमें मुख द्वार होता है यानी मुख गुहा होती है। उसके बाद में ग्रास नली में जाता है खाना। ग्रास नली से खाना होते हुए कहा जाएगा? आपके आमाशय में जाएगा। आमाशय से कहा जाएगा? बड़ी छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत में अंतिम रूप से क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। और फिर बचा हुआ खाना वो अपशिष्ट के रूप में मलाशय में इकट्ठा हो जाएगा। और मलाशय से गुदा द्वार द्वारा हम इसको उत्सर्जित कर देंगे। ये आपका पूरा क्या है? पाचन तंत्र है। अब हम इसको, भाई जो पाचन में सहायक होता है, पाचन कहाँ कहाँ होता है? बोले भैया 3 जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है? एक तो मुंह में होता है, मुख में होता है, उसके बाद में आमाशय में होता है, और उसके बाद में छोटी आंत में होता है। किसी को डाउट है? नहीं डाउट? अच्छा, उसके बाद में मुंह के अंदर क्या होते हैं? जीभ और दांत होते हैं। तो दो तो ये पढ़ने हैं हमें। उसके बाद में बोले बहिस्रावी ग्रंथियां जो पाचन में सहायक होती हैं। पाचन में सहायक ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ऐसे ग्रंथियां जो क्या करती हैं? एंजाइम का स्रावण करती हैं, एंजाइम बनाती हैं, वो सारी ग्रंथियां क्या कहलाएंगी? बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाएंगी। अरे है क्या किसी को डाउट? नहीं है भैया। उसके बाद में ये बहिस्रावी ग्रंथि मुंह के अंदर किसके नाम से जानी जाती है? लार ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। अच्छा, पेट के अंदर, आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में छोटी आंत में ये ग्रंथि लीवर और अग्नाशय के रूप में जानी जाती है। समझ में आ गई बात? तो 2, 3, 4, 5 और 6, मेनली 6 टॉपिक पे हमें फोकस करना है, जहां से क्वेश्चन बनता है। और वही क्या होते हैं? पाचन में मोस्ट इंपोर्टेंटली अपनी भागीदारी निभाते हैं। करें स्टार्ट? अरे करें क्या? चलो एक बार मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं। देखते हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है अपना, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बता दूंगा, है ना। देखो, ये अपना मुख है, ये अपना क्या है? ये अपना मुंह है। ये अपना मुंह, यहां से हमने खाना खाया।
तो ये माउथ कैविटी हमें ये पढ़नी है। उसके बाद में खाना ये आपकी क्या आ गई, इसोफेगस, इसोफेगस आ गई। उसके बाद में खाना कहाँ जाएगा, सीधा स्टोमक में। कहाँ जाएगा, स्टोमक में। स्टोमक से ये खाना पचेगा और यहाँ पे स्टोमक से खाना कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपकी ये छोटी आंत में। कहाँ आएगा, ये छोटी आंत वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ये छोटी आंत है। छोटी आंत से क्या कनेक्टेड है, एक तो लीवर कनेक्टेड है और एक इधर ये क्या है, ये आपको दिख रही नहीं, ये पेंक्रियाज, ये अग्नाशय से। समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ, तो ये क्या है, फिर ये खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना पच के कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर ये इसको एनएस द्वारा हम कहाँ कर देते हैं, बाहर आउट कर देते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले खाना कहाँ पचेगा, माउथ में। सबसे पहले खाना कहाँ पचेगा, माउथ में। और अब नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, तो हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके अंदर मुख गुहा हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले खाना कहाँ पचेगा, मुख गुहा में। देखो कैसे पचेगा, आप हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा या फिर इसी को बोलते हैं बक्कल कुआ। इसी को क्या बोलते हैं, बक्कल कुआ। इंग्लिश वाले लिख लेंगे माउथ कैविटी या इसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी। बोले भैया बक्कल कैविटी या मुख गुहा क्या होती है, बस मुंह ही होता है आपका। और सबसे पहले खाना हम कहा, मुंह के अंदर ही लेते हैं। और मुंह के अंदर खाना लेते ही सबसे पहले क्या पचता है, तो सबसे पहले पचता है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहां से होती है, तो वो होती है, आपको बता देंगे भैया कहां से होती है। सर्वप्रथम पाचन की क्या होती है, यहां से शुरुआत होती है। सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहां से होगी, मुख गुहा से होगी। कहां से होगी, मुख गुहा से होगी। और पाचन की अगर शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले क्या पचेगा, सबसे पहले क्या पचेगा, तो सीधी सी बात है, तीन ही चीज पचानी है हमें, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो मैं लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब मेरे को ये बताओ, हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है, क ख ग ग, यही पढ़ते हो। तो सबसे पहले क्या आएगा, कैसे कबूतर, कैसे कबूतर। तो सबसे पहले कौन पचेगा, कार्बोहाइड्रेट। तो सर्वप्रथम मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो आप लिखेंगे मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां होता है, मुख गुहा में होता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगर सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है और वो कहां हो रहा है, मुख गुहा में हो रहा है, तो दो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनते हैं। कौन से बनते हैं, कि सर्वप्रथम खाने का पाचन कहां से शुरू होगा और सर्वप्रथम कौन सा भाग पचता है। तो सबसे पहले कौन सा भाग पचता है, कार्बोहाइड्रेट पचता है। और सबसे पहले कहां पचता है, तो आपके मुख गुहा में पचता है। समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, नहीं है भैया, चलो आगे चलो। अब देखो, इस मुख गुहा के अंदर हम तीन भाग पढ़ते हैं। इस मुख गुहा के अंदर कितने भाग पढ़ते हैं, तीन भाग पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं हम दांतों को, दांत यानी टीथ, ठीक है। और एक हम पढ़ते हैं क्या, जीभ के बारे में, जो जीभ भी किस में सहायक होती है, खाने पचाने में सहायक होती है। तीसरा हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथियां, लार ग्रंथियां पढ़ते हैं, सिलेवरी ग्लैंड पढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। किसी को डाउट है इतने में, नहीं है भैया, चलो। अब देखो, दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, जीभ कैसे काम करती है और लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, इनको हम डिटेल बाय डिटेल पढ़ेंगे। तो अब पहली हेडिंग लगाएंगे, वो लगाएंगे क्या, टीथ यानी दांत। पहली हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे आप टीथ।
यानी दांत। ये मुख गुहा के अंदर ही चल रहा है। अभी आप एक बार याद रख लेना, मुख गुहा के भाग में, भाई मुंह में तो होते हैं दांत। हाँ, अब देखो पहले तो हम दांत की स्ट्रक्चर देखेंगे, दांत बनता कैसे, दांत होता कैसा है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि दांत कैसा होता है। दांत भैया व्हाइट होता है। ये लो व्हाइट दांत बना दो, बना दिया भैया, व्हाइट दांत बना दिया। अब क्या होता है, इसका कुछ पार्ट होता है वो किस में होता है, कुछ पार्ट इसका किस में होता है, मसूड़ों में फैला होता है। ये मसूड़ों में आ गया, ये आपके मसूड़े आ गए। ठीक है, यानी इस दांत के दो भाग हो गए, सीधी सी बात है ये, एक तो मसूड़ों के अंदर और एक मसूड़ों के बाहर। यानी दांत के दो पार्ट हो गए, दो भाग हो गए दांत के। कौन से, एक तो बाहर वाला भाग और एक अंदर वाला भाग। तो दांत के जो बाहर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं क्राउन टिथ। क्राउन है, ताज की तरह चमकता है। ठीक है, समझ में आ गई। हाँ, और ये जो क्राउन टिथ होता है ये कैसा होता है, ये व्हाइट होता है। वैसे पूरा दांत ही व्हाइट होता है लेकिन दिखता में यही है तो इसको व्हाइट बोलते हैं। ठीक है, सफेद कलर का होता है। अब देखो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है इनेमल। किसका आवरण होता है इसके ऊपर, इनेमल का आवरण होता है। अब जो इनेमल है, ये जो दांत है ये किससे बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट। किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से क्या होता है, ये बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला होता है CaPO4। CaPO4। तो दांत आपसे पूछ रहे दांत किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं भैया। ठीक है, इनेमल का आवरण होता है, किसका आवरण होता है, इनेमल का। इनेमल क्या है, इनेमल नोट लगा के लिख लेंगे। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम अंग बोल दो या भाग बोल दो, कठोरतम भाग होता है। कठोरतम क्या होता है, भाग होता है। इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, अच्छा इनेमल कठोरतम भाग क्यों होता है, क्योंकि इसमें कितना परसेंट पानी होता है, 0% पानी होता है। अगर कोई चीज कठोर है इसका मतलब उसमें कितना पानी होगा, 0% पानी होगा। एक गीली लकड़ी है, एक सूखी लकड़ी है, कठोर कौन सी होती है, सूखी, क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या बन जाती है, कठोर बन जाती है। समझ में आ रही है आपको बात। तो देखो क्राउन टिथ है, यानी जो बाहर वाला भाग है वो इनेमल का बना होता है। इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनेमल है वो शरीर का कठोरतम भाग होता है। ये आप इंपोर्टेंट लगा लें, इस इनेमल को आप इंपोर्टेंट लगा लेंगे, इनेमल पूछ सकता है आपको सामान्य विज्ञान में। अच्छा, ये जो दूसरा भाग है, ये जो दूसरा भाग है ये क्या होता है, ये मसूड़ों में होता है। किस में दशा होता है, मसूड़ों में दशा होता है। और ये मसूड़ों में दशा होता है तो ये किससे, रक्त वाहिनियों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा रहता है, रक्त वाहिनियों से जुड़ा रहता है नीचे वाला भाग। और ये रक्त वाहिनियां क्या करती हैं, पूरे दांत का क्या कर देती हैं, पोषण कर देती हैं। समझ में आगे दांत के दोनों भाग। अरे आगे क्या, पहला भाग होता है क्राउन टिथ जो बाहर की तरफ होता है, ये इनेमल का आवरण पाया जाता है। इस पे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है क्योंकि इसके अंदर 0% पानी होता है। मसूड़ों के अंदर दसा हुआ भाग है वो रक्त वाहिनियों से जुड़ा होता है और रक्त यानी ब्लड वेसल्स से जुड़ा होता है, और जो क्या करती है उसका न्यूट्रिशन की पूर्ति करती है, पोषण करती है। ठीक है, अब देखो ये हो गए दांत का डिजाइन। अब देखो दांत के प्रकार पढ़ेंगे, दांत के भाग। अगली हेडिंग आप लगा देंगे
दांतों के प्रकार। टाइप्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो सीधा सा आपका आंसर होगा भैया दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला दांत होता है वो होता है आपका, पहला दांत होता है वो होता है कृदनक, सॉरी, पहला दांत होता है वो होता है कृदनक। दूसरा दांत होता है उसको बोलते हैं रदनक। तीसरा जो दांत होता है उसको बोलते हैं अगरचवर्णक। ठीक है, चौथा दांत होता है वो होता है चवर्णक, इसको बोलते हैं इंसीजर, इसको बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीमोलर और इसको बोलते हैं मोलर। ठीक है, कितने प्रकार हो गए दांत के? 4 प्रकार हो गए। ठीक है, अब ये याद कैसे करेंगे इनको? देखो, इंसीजर में वर्ड आ रहा है सीजर। देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश वर्ड वाला याद रखो। इंसीजर के अंदर वर्ड आ रहा है सीजर, और सीजर का मतलब होता है कैंची, और कैंची किस काम में आती है? काटने के। तो ये जो कर्दनक भाग है ना, इसका काम होता है, इसके आगे लिख लेंगे कर्दनक होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। कैसी होती है वो मैं समझा दूंगा। और इनका काम होता है, कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है खाने को काटना। खाने को काटने का काम होता है। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब ये काटने का काम कैसे होता है? आपने बचपन में, आजकल तो जिसको बच्चे रोल बोलते हैं, है ना, वो रोल हमारे जमाने में या हम जब बच्चे थे तब वो रोल कैसा हुआ करता था? वो रोल हुआ करता था, आप रोटी लो, रोटी के ऊपर चीनी डालो, उसके ऊपर घी डालो और उस रोटी को गोल गोल घुमा दो चीनी समेत, और फिर उसको खाओ। तो उसको जब उस रोटी को जब काटते थे ना, उस काटने में जो दांत काम आते थे वो कौन से आते थे? कर्दनक। इसलिए खाने को काटने में जो काम आते हैं उन कौन से होते हैं? कर्दनक होते हैं, इंसीजर होते हैं। इंसीजर मतलब सीजर, सीजर का मतलब काटना, कैंची, कैंची किस काम आती है? काटने के काम आती है। इनकी संख्या कैसे होती है? अब ऐसे भी नहीं पता चले कि भैया संख्या 8 कैसे होती है, तो आप सिंपल सा फंडा लगाना। छोटे आपके छोटे भाई बहन होंगे जो छोटे होंगे और उनके नए नए दांत ही आए होंगे अभी, और दांत वो क्या करते हैं? आपको काटते हैं, और काटते तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको जहां पे काटा है वहां पे 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे फोटोकॉपी मिलेगी। यानी टोटल कितने दांत हो गए? 8। ठीक है, इन दांतों को जब आप हंसते हो ना, है ना, एक तो जोर से हंसते हो, है ना, जो सुरपंखा टाइप में नहीं हंसना, रावण टाइप में नहीं हंसना, एक स्माइलिंग होती है ना, एक स्माइल करते हो, जब किसी को देख के स्माइल करते हो ना, तो उस स्माइल को करते टाइम, उस स्माइल को करते टाइम आपके 4 दांत ऊपर वाले दिखते हैं और 4 दांत नीचे वाले दिखते हैं, इसलिए कर्दनक दो दांतों को स्माइलिंग टीथ भी बोला जाता है ना। इनको क्या बोलते हैं? स्माइलिंग टीथ। किनको बोलते हैं? इंसीजर टीथ को। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कैसे होते हैं वो डिजाइन हम समझ लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, दूसरे होते हैं रदनक। इनकी संख्या होती है बेटा 4 सॉरी, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनका कार्य होता है वो होता है चीर फाड़ करने का, है ना। टीयरिंग का काम होता है, टीयरिंग मतलब फाड़ने का काम होता है, चीर फाड़ करने का काम होता है। जैसे आप कुरकुरे बिस्किट लेके आते हो ना, खूब खाए होंगे कुरकुरे बिस्किट, और कैसे खाते हो? ऐसे साइड में से फाड़ते हो, साइड में से फाड़ते हो ना, इन साइड वाले दांतों का प्रयोग करते हो। बिल्कुल सही बात है भैया। और 2 दांत ऊपर वाले काम आते हैं, 2 दांत नीचे वाले काम आते हैं, 4 दांत हो गए। या फिर कोई चॉकलेट, चलो कुरकुरे बिस्किट नहीं खाए तो चॉकलेट तो खाई होगी। अरे अभी वैलेंटाइन डे आने वाला, चॉकलेट डे पे आपको खूब मिलेंगी, है ना, भरोसा रखो खुद पे। हाँ, तो वो उस टाइम आप चॉकलेट फाड़ोगे ना, तो साइड वाले दांतों से फाड़ोगे, और साइड वाले दांत कितने होते हैं? 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, जो किसका काम करेंगे? खाने को चीर फाड़ करने का काम करेंगे। आप देखो, ये जो चीर फाड़ करने वाले दांत है ना, इसमें एक एग्जाम्पल लिखना भैया आप। जो हाथी के जो बाहरी दांत होते हैं ना, बाहरी का मतलब बाहर वाले, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
हाथी के जो बाहर के जो दो दांत निकले होते हैं ना, वो क्या है, वो इंसीजर है, सॉरी कैनाइन है, वो क्या है, दंदनक है, कैनाइन है। तो ये एग्जांपल आप याद रख लेंगे। उसके बाद में आपका जो परिमोलर है, इनकी संख्या होती है, वो होती है 8। कितनी होती है, 8। और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य ये होता है खाने को चबाने का। क्या होता है, खाने को चबाने का काम होता है, ठीक है। और चवर्णक होती हैं जिनको आप दाढ़ बोलते हो, उनकी संख्या कितनी होती है, 12। उनकी संख्या कितनी होती है, 12। और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है वो होता है खाने को पीसने का। ठीक है, तो चारों प्रकार के दांत समझ में आ गए, इनकी संख्या भी समझ में आ गई कि 8, 4, 8, 12 होती हैं। कैसे होती हैं वो डिजाइन हम समझ लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो कर्दनक इंसीजर दांत होते हैं, उनको स्माइलिंग टीथ भी बोला जाता है ना, हंसते हुए दांत भी बोला जाता है। उसके बाद में इनकी संख्या 8 होती है, इनका कार्य खाने को काटने का होता है। दूसरे दांत होते हैं रदनक कैनाइन, जिनकी संख्या 4 होती है, इनका कार्य क्या होता है, चीर फाड़ करने का होता है, ठीक है। तीसरी है अगर चवर्णक, जिनका कार्य क्या होता है, खाने को चबाने का होता है। चौथा अपना है चवर्णक, जिनकी संख्या 12 होती है, जिनका काम होता है खाने को पीसने का। समझ में आ गई क्या बात। अच्छा, और क्या होता है भैया, एक चीज और देखेंगे आप, देखो ये जो चवर्णक होते हैं ना, ये जो चवर्णक होते हैं, इनमें एक नोट लगाना आप, इनमें एक होता है अक्कल दाढ़, आपने सबने सुनी होगी, जो कई होगे तो आती भी नहीं है ना। विजडम टीथ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में, विजडम टीथ। ये अक्कल दाढ़ होती तो चवर्णक ही है, ये होती तो चवर्णक की, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। बट ये क्या है, एक प्रकार की अवशेषी अंग है, जिनका कोई काम नहीं है भाई, 21 साल तक तो आते नहीं है, और आएंगे तो भी क्या, कौन सी गहरी कर देंगे। इसलिए क्या होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, वेजिटाइल ऑर्गन होते हैं। कैसे होते हैं, वेजिटाइल ऑर्गन होते हैं। कौन से, चवर्णक में अक्कल दाढ़ कितनी होती है, 4। समझ में आ गई क्या बात, अरे आई कि नहीं आई। तो दांतों के 4 प्रकार कौन से, ICPM, ICPM, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। और इंग्लिश वाला ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश वाले वर्ड याद रखो, बहुत जल्दी याद होंगे। ये चवर्णक, अगर चवर्णक, रदनक, वदनक में रह जाओगे आप। ICPM ट्रिक याद रखो, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 8, 4, 8, 12, ठीक है। अब इनकी डिजाइन देखते हैं, इनकी डिजाइन देखते हैं। देखो बहुत शानदार सी डिजाइन दिखाऊंगा आपको मैं इसकी। ये लो, क्या गए, एक सेकंड रुकना, हाँ चलो। सबको दिखाई दे रहा होगा। अब भैया कौन से इंसीजर होते हैं और कौन से कैनाइन होते हैं, हमें तो सारे बता दो, सारे बता देते हैं। देखो जिनको मैं ब्लू कलर से करूंगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, इंसीजर होंगे, ठीक है। तो एक सेकंड, 1, 2, 3 और 4, जिनको मैंने आई से डिनोट किया है, यानी वो कितने हो गए, 4 ऊपर हो गए, मैं ऊपर वाले जबड़े की बात कर रहा हूं, ठीक है। और 4 क्या हो गए, नीचे। 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे हो गए। नीचे वाले जबड़े में भी 4 हैं, ये देखो, 1, 2, 3 और ये 4। 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। कौन से दांत हो गए, इंसीजर, आई इसका मतलब इंसीजर, ठीक है। उसके बाद में जिनको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं,
वो येलो कलर वाले क्या है, सारे कैनाइन है। 2 ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए, सी का मतलब कैनाइन, कितने हो गए, 2 ऊपर हो गए और 2 नीचे हो गए। समझ में आ रहा है सबको? बोल बिल्कुल भी समझ में आ रहा है। उसके बाद में जिनको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, जिनको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, वो सारे के सारे क्या है, प्रीमोलर है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि जो प्रीमोलर है वो ऊपर कितने हैं, 4, नीचे कितने हैं, 4, टोटल 8 हो गए, 8 ही होते हैं। फिर जिनको मैं स्काई कलर से दिखा रहा हूं, वो सारे के सारे क्या बच गए, मोलर बच गए। 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर वाले जबड़े में और 6 नीचे वाले जबड़े में। ठीक है, तो ये हो गए आपके मोलर। मोलर कितने हो गए, 6 ऊपर हो गए और 6 नीचे हो गए। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा? बोले बिल्कुल भी आ रहा है। अब देखो, अगर मैं इस दांत को ऐसे बांटूं, कैसे बांटूं, ऐसे बांटूं, तो मैंने इस पूरे दांत के कितने भाग कर दिए, 4। ऊपर वाले जबड़े के मैंने कितने भाग किए हैं, 2। तो इन 2 का भाग दे दो सब में, इनका भाग देना है 2 का, यानी दोनों जबड़ों को दो दो तरीके से दिखा दो। तो एक फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं हम दंत सूत्र। क्या बोलते हैं, दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला, क्या बोलते हैं। और इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस दंत सूत्र को इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये होता है ICPM बट्टे 2 और ICPM बट्टे 2। अच्छा, ऐसे भी याद नहीं रहे तो सीधा सा याद रख लो। कैसे याद रखोगे, ICPM 2 बार लिख दो, ठीक है, और इसमें 2 का भाग देके लिख दो, यानी 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो दंत सूत्र क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 2 1 2 3। समझ में आ रही है कि बात? जबड़े को 2 भागों में बांटा, 2 का डिवाइड किया, दंत सूत्र आ गया। समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? ऊपर वाले जबड़े के लिए भी ये होगा, नीचे वाले जबड़े के लिए भी ये होगा। देखो टोटल दांत कितने हो गए एक जबड़े में, 3 2 5 और 1 6 2 8, 8 6 8 3 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 एक जबड़े में, 16 एक जबड़े में 32 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए भी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दंत सूत्र। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको इंपोर्टेंटली याद रख लेंगे कि दंत सूत्र क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, दांतों की डिजाइन समझ में आ गई, कौन सा दांत कहां पे होता है, दांतों का काम समझ में आ गया, कौन सा काम क्या होता है। अब देखो, खाना खाया, दांतों के पास गया, दांतों ने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया। ठीक है, दांतों का काम समझ में आ गया, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जीभ। क्या पढ़ेंगे, जीभ। जीभ क्या काम करती है, जीभ का क्या काम होता है, तो दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, जीभ। आपको पता है जीभ एक तो क्या होती है, संवेदी अंग होता है। अब ये संवेदी अंग क्या होता है, तो जीभ एक प्रकार का क्या है, संवेदी अंग है। जीभ क्या है, एक संवेदी अंग है। संवेदी अंग का मतलब हो गया ये सेंसरी ऑर्गन है। आप तो समझ में आ गया होगा, ये हमें सेंस करवाती है। और किसका सेंस करवाती है, तो सीधा याद करवा देंगे, खाने के स्वाद का। टेस्ट ऑफ फूड किसका सेंस करवाती है, खाने के स्वाद का सेंस करवाती है, कौन, जीभ। अच्छा, फिर भैया ऐसा क्यों करवाती है, क्योंकि इस पे क्या पाई जाती हैं, इस पर स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं।
स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। अच्छा भैया क्या काम करती है, देखो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं और वो अलग अलग पार्ट क्या करेंगे, अलग अलग टेस्ट देंगे हमें। स्वाद कणिका मतलब होता है टेस्टिंग बड्स। टेस्टिंग बड्स पाई जाती हैं जो हमें स्वाद का अनुभव करवाती है कि हम मीठा खा रहे हैं कि खारा खा रहे हैं, है ना, नमकीन खा रहे हैं, चटाकेदार खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कड़वा खा रहे हैं। तो वो सारी चीजें कौन बताएंगी, जीभ बताएगी। देखो इस जीभ का मैं डायग्राम लेता हूं थोड़ा सा, देखिए। अच्छा एक काम और लिख लो इसका, कि जीभ है वो खाने में लार को मिलाने में सहायक होती है। ठीक है, खार को लार में मिलाने में सहायक कौन होती है, जीभ होती है। जीभ के द्वारा ही खाना वो लार है वो खाने में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। अब देखो एक डिजाइन देखते हैं जीभ की। देखो ये ले लेते हैं, ये आपकी जीभ है। ठीक है, और इस जीभ की ये जो टेस्टिंग बड है, जो आगे वाला भाग है, देखो मैं इसको, ये जो आगे वाला भाग है ये हमें स्वाद देता है किसका, मीठेपन का। किसका स्वाद देगा ये मीठेपन का स्वाद देगा। कौन सा भाग, ये आगे वाला भाग। साइड वाला जो भाग होता है ये हमें स्वाद देता है, वो देता है किसका, ये जो साइड वाला भाग है, इसको मैं अलग कलर से दे देता हूं। ये जो साइड वाला भाग है, दोनों साइड, ये भाग हमें देता है, वो देता है नमकीन का, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है, नमकीन का देगा। किसका देगा, साल्टी। ये जो बीच वाला भाग है इसको भी अलग कलर से ले लेते हैं। ये जो बीच वाला भाग है ये हमें देता है खट्टे का। किसका स्वाद देता है, खट्टे का। और ये जो बीच आगे बच गया है ये भाग, ये भाग है, ये हमें फील करवाता है कड़वे का। किसका फील करवाता है, कड़वे का फील करवाता है। ठीक है, तो ये जीभ है, ये क्या करती है, हमें टेस्ट देती है। हमें क्या देती है, टेस्ट देती है। और इस जीभ के लास्ट वाले पार्ट में, ठीक है, एक लास्ट वाला पार्ट है, इस पार्ट में ये देखो यहाँ पे कुछ कोशिकाएं होती हैं, जैसे ओनियन सेल है, जिंजर सेल है। ठीक है, ये क्या करती हैं, आपके अदरक का, प्याज का, लहसुन का, काली मिर्च का, इनका स्वाद देती है ना। आप जैसे कई बार क्या होता है, ज्यादा अदरक वाली चाय पी लेते हो तो आपके लास्ट यहाँ पे जाके क्या लगती है, खारापन लगता है। तो वो किसकी वजह से लगता है, जीभ के जिंजर सेल या ओनियन सेल की वजह से लगता है। ठीक है, तो ये जीभ की स्ट्रक्चर होती है। अब देखो ये समझ में आ गई आपको। अब इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं, फिर समझेंगे। इनसे जीभ पे क्या पाई जाती है, टेस्टिंग बड पाई जाती है, जो टेस्ट का स्वाद कराती है हमें। और साथ ही साथ में क्या करती हैं, ये जो जीभ है, ये जीभ है, ये जीभ ये एक हड्डी से जुड़ी रहती है और इस हड्डी को बोलते हैं हायोड बोन। क्या बोलते हैं, हायोड बोन। और इस हड्डी को इस बोन से जोड़ने वाले को बोलते हैं फ्रेनूलम। क्या बोलते हैं, फ्रेनूलम। क्या बोलते हैं, फ्रेनूलम। तो इधर लिखेंगे आप, जीभ है वो हायोड बोन से जुड़ी रहती है, हायोड
हड्डी से जुड़ी रहती है, किससे जुड़ी रहती है? हायोड बोन से जुड़ी रहती है। और किससे जुड़ती है? ये जो कनेक्शन का काम करता है वो कौन करता है? वो एक करता है फ्रेनूलम। कौन करता है? फ्रेनूलम। तो जीभ को हड्डी से जोड़ने वाला कौन हो जाएगा? फ्रेनूलम। अब कुत्तों में फ्रेनूलम बड़ा होता है, इसलिए कुत्तों की जीभ लटकी रहती है बाहर। कुत्तों में फ्रेनूलम की जो साइज है क्या होती है? थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए कुत्तों में जीभ क्या रहती है? बाहर की तरफ लटकी रहती है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं ये आपकी जीभ का काम हो गया कि जीभ कैसे स्वाद देती है। जीभ का काम क्या होता है? जीभ एक संवेदी अंग होता है जो क्या करता है? हमें संवेदना देता है। किसकी संवेदना देता है? खाने में स्वाद की संवेदना देता है। और क्या करता है? इस पे स्वाद कणिकाएं होती हैं, ठीक है। और जीभ खाने में लार को मिलाने में क्या होती है? सहायक होती है। अब लार कहां से बनेगी? तो वो बनेगी आपके, तीसरा पॉइंट है लार ग्रंथि, वहां से क्या बनेगी? आपकी लार बनेगी। चलो नेक्स्ट है लार ग्रंथि। सिलेवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियों का क्या काम होता है? लार ग्रंथियों का काम होता है कि ये क्या करेंगी? लार ग्रंथियां क्या करेंगी? लार ग्रंथियां करेंगी आपके लार का श्रवण, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। लार का क्या करेंगे? श्रावण करेंगे। समझ में आ गई बात? चलो अब देखो इस लार के अंदर क्या क्या होता है। इस लार के अंदर एक तो होता है पानी, और क्या होते हैं? एंजाइम। इस लार के अंदर क्या होता है? एंजाइम होते हैं, और क्या होता है? वाटर यानी पानी होता है, ठीक है। और ये एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एमाइलेज, एक होता है टाइलिन, और एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। एमाइलीज और टाइलिन है, ये क्या करते हैं अभी बता देंगे इसको। एक बार ये इतना नोट करेंगे, लार के अंदर क्या क्या होता है? लार के अंदर पानी होता है और एंजाइम होते हैं। एमाइलेज एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। ये तो एमाइलेज हो गया, ठीक है। टाइलिन को पी से लिखा जाता है, ठीक है। और लाइसोजाइम, ठीक है। देखो एमाइलेज होता है, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो भी नाम लिख लेंगे। पहली आपकी होती है पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड ग्रंथि, ये कितनी होती हैं? 2। दूसरी आपकी होती है सबलिंगुअल, ये भी कितनी होती हैं? 2। तीसरी होती है सबमैंडिबल, ये भी कितनी होती हैं? 2। बस आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान में तो इतना ही पूछा जाएगा कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। जोड़ी पूछे तो कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं, ठीक है भाई। और 3 लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? वैसे 3 जोड़ी, पेरोटिड ग्रंथि एक जोड़ी में होती है, सबलिंगुअल ग्रंथि एक जोड़ी में होती है, तीसरा आपका सबमैंडिबल जो ग्रंथि तो एक जोड़ी में होती है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? लार का बनाना। और लार के अंदर क्या क्या होता है? पानी होता है और एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। अब देखो ये जो एमाइलेज और टाइलिन है ये दोनों करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है। और ये क्या मारता है? ये मारता है सूक्ष्म जीवों को, ये क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो अब लिखेंगे मुंह में पाचन। पहली बात तो किसका होता है? तो आप बता देंगे कार्बोहाइड्रेट का,
कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। आंशिक का मतलब लिख देंगे 50%। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहां वसा कोमा प्रोटीन का पाचन नहीं होता। यहां किसका पाचन नहीं होता? ओनली किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। ठीक है, हाँ। आगे देखो, जो टाइलिन है, टाइलिन एवं एमाइलेज, टाइलिन और एमाइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को आंशिक रूप से पचाते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कार्बोहाइड्रेट भी पूरा नहीं पचा है, आधा ही पचा है अभी। ठीक है, फिर है लाइसोजाइम। तो लार में उपस्थित लाइसोजाइम खाने के, ठीक है, घातक जीवाणुओं को मारता है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे कौन पचा? अच्छा, खाने में क्या था? फूड में क्या था? फूड में था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और क्या थी? प्रोटीन। ठीक है, और क्या थी? लिपिड यानी वसा। इसका पाचन हो गया 50%। इसका पाचन क्या हो गया? ये 100% बची हुई है अभी, और ये भी क्या बची हुई है? 100%। तो ये क्या हो गया? पचित। ये क्या हो गया? अपचित। प्लस इसमें क्या मिली हुई है? लार। समझ में आ रही है कि बात? कि मुख के अंदर पचित और अपचित भोजन जो लार में मिला हुआ है, इस खाने को बोला जाता है बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन है, इसको बॉक्स में बंद कर लेना। पूछा हुआ पर्सन है और पूछ भी सकता है कि बोलस क्या है भाई। तो मुंह के अंदर पचित और अपचित भोजन जो लार में मिला हुआ उसको क्या बोलते हैं? लसल से पदार्थ को क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। अब बोलो कैसे याद रखेंगे भैया? तो बोलते कहां से हैं? मुंह से। मुंह से बोला, मुंह से बोला, मुंह से बोलस। हो गया क्या? अरे याद हो गया क्या? तो ये मुंह में पाचन था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब ये खाना है, ये खाना आपका कहां जाएगा? ये खाना आपके जाएगा स्टोमक में। किसके द्वारा जाएगा? इसोफेगस के द्वारा। किसके द्वारा जाएगा? इसोफेगस के द्वारा। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, ये लंबी हो जाएगी क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट जरूर करें। ठीक है, और क्लास अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।